तो मैं तो कुछ ज्यादा इन बातों में चला गया, मैं भूल गया कि मैम आपसे कुछ ज्ञान के टिप्स भी लेने थे कि ये 9.5 सीजीपी ला रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो? अच्छा, ओके, हाँ, इस पे काफी इंटरेस्टिंग टेक है। लाइक ऑब्वियसली मैं सीएस हो सकता है उससे ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा लगे। दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं अपने पास, 10 सब्जेक्ट होते हैं जो अपन को एक सेम में कवर करने होते हैं। 5 आर प्रैक्टिकल, 5 आर थ्योरेटिकल। ठीक है, मेजोरिटी टाइम्स वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से 2 या 3 सब्जेक्ट तो होते ही है जो थ्योरेटिकल में भी सेम ही होते हैं। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले में उन्हें तुम फिर पूरा प्रैक्टिस करके ही पढ़ो। एंड यस, द वे यू एक्सप्रेस, द वे यू राइट, वो आरटीयू में बहुत काम आता है। आरटीयू में डू नॉट यूज दैट मास्टर माइंड या मेंटल मैथ स्ट्रैटेजी, ये हाँ भाई मेरे दिमाग को पता है ये लॉजिक सही है तो सही है। आरटीयू में यू हैव टू फील कि जो मेरा पढ़ने वाला है वो एक टीचर नहीं है, वो एक स्टूडेंट ही है, मे बी 9th क्लास का बच्चा है जिसे मुझे एक एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। सो इफ समबडी इज आस्किंग यू लेट्स से व्हाट इज एन एप्पल, यू जस्ट डू नॉट से कि एक एप्पल एक फ्रूट है। यू वुड हैव टू राइट कि पेड़ पे उगने वाली एक चीज रेड कलर में होती है, उसकी शेप भी बनाओ जिसकी शेप ऐसे होती है, जो कभी स्वीट टेस्ट करती है कभी खट्टी होती है, दैट इज एन एप्पल। So that is what RTU expects from you. RTU आपसे वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग स्किल्स होती है फॉर स्कोरिंग अ सीजीपीए। लाइक आरटीयू का मतलब है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो मेन एग्जाम्स होते हैं, यानी बेसिकली एंड सेम जो मेन एग्जाम होते हैं, बिकॉज मैम आरटीयू हर कोई नहीं जानता। ओके नाउ या सो आई वुड नॉट जस्ट आरटीयू, मेरी बाकी दोस्तों से भी बात हुई है। ठीक है, सो अगर महाराष्ट्र में भी बात करें, महाराष्ट्र की जितनी यूनिवर्सिटीज है वहां में भी यही सीन है। लाइक आंसर राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। यू शुड नो कि आप कितना डिटेल्ड आंसर लिख पा रहे हो। यू हैव टू राइट डिटेल्ड आंसर, देयर इज नो चॉइस। स्पेसिफिक नीश की बात करूं तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करो। मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, इनफैक्ट तुमने बोला 9.5, मेरी अभी बनी। लाइक आप इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आंसर राइटिंग इतना मैटर करता होगा। आई हैड सम 8.8। एक सब्जेक्ट में आई हैड D++। यस, वहां तक चली गई थी बात। अगेन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, मेरे इतने गंदे मार्क्स कभी नहीं आए थे। वो सब्जेक्ट था प्रोग्रामिंग का। व्हाट आई डिड इज आई रोट ऑल द कोड। मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो कोड अच्छे से चल जाएगा, बट उससे मेरा पेज 15, मतलब मेरा पेपर 15 पेजेस में खत्म हो गया। तो मैंने आस्क्ड माय टीचर, उन्होंने कहा विशाखा तुम्हें कोड, सिर्फ कोड नहीं लिखना था, हर लाइन के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करना था। दैट वाज द रीजन आई स्कोर्ड लो। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया, like it is her strategy, her name is Yuti, she is 9.96 CGPA right now। ठीक है, तो उसने मुझे बताई थी, तो उसकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर देती हूँ। हाउ डज शी राइट? वो करती है कि वो लॉन्ग आंसर सबसे पहले अटेम्प्ट करती है। कहती है आई मेक श्योर कि हर लॉन्ग आंसर मिनिमम 5 पेजों का तो मैं लिखी दूँ। कहते हैं वेरी लॉन्ग आंसर्स जो आते हैं ना, वो तो मिनिमम 5 पेजेस का आंसर वो लिखती है। देन शी कम्स ऑन द जो मीडियम आंसर्स आते हैं, कहती है उसके मैं मिनिमम 3 पेजेस लिखती हूँ। तो ऐसे करके एंड में मेरे पास सिर्फ 10 पेजेस बचते हैं यूजुअली, जो कि वो वेरी शॉर्ट आंसर में कवर कर देती है। एक दो छूटे तो छूटे। तो आंसर राइटिंग मैटर करती है। प्रेपरेशन की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको करियर बनाना ही बनाना है, ठीक है, तो वो मेजर्स हो जाते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में बात करूँ तो डीएसए हो गए, ऊप्स हो गए। तो उनके लिए डू नॉट गो जस्ट फॉर द यूट्यूब वीडियोस, मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए। गो फॉर सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट। लाइक ऊप्स के अगर C++ की बात करें तो इबाला गोस्वामी हो गई। स्टैंडर्ड टेक्स्ट रीड करने से क्या होता है, यूट्यूब वीडियो में यू गेट टू नो द मेथड, बट कभी कभार आपके रीजंस छूट जाते हैं कि वो मेथड क्यों करा था। फिर वो वही इंग्लिश आने वाली बात हो जाती है कि मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट पता है इसलिए बोल लेता हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रोग्रामिंग में दैट डजंट वर्क। आपको रीजन पता होना चाहिए। तो जो सिंसियर सब्जेक्ट है उनके लिए तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट रीड करो ही। बाकी सारे यस यू कैन यूज यूट्यूब और उनसे कवर हो जाते हैं। आंसर राइटिंग स्किल्स। सो लाइक आपकी वो जो कंटेंट राइटिंग स्किल्स है अतरंगी की, वो बहुत काम आती है। बहुत एंड हाँ, ऐसा मत करना कि गाने लिख कर आ रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट हेल्प्स। आई नेवर डिड दैट। आंसर लिखो, रिलेटेड ही लिखो, बिकॉज खुदा ना खास्ता कभी सब में एग्जामिनर ने एक एक वर्ड पढ़ लिया और कुछ आलतू फालतू दिख गया तो वो ज्यादा गुस्से में काट देगा। तो डू नॉट टेक ऐसे बेग रिस्क मत लेना प्लीज। ओके, होता भी है ना मैम कि
क्लासेस जब स्कूल्स होती तब तो ऐसा लगता है कि यार 90 नहीं आई, 99 चाहिए, यहाँ पे आके पता चलता है भाई तू पास हो गया बहुत है। हाँ ऐसा होता है, एंड ऐसा बोलते भी है सब। एंड इस पे मैं एक वार्निंग देना चाहूंगी जो मुझे अभी अभी सीनियर से मिली, ठीक है। इफ योर मोटो इज नॉट वेरी गुड ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो फिर ठीक है, यू कैन इग्नोर योर आरटीओ रिजल्ट, फिर अच्छी चीजों पे पर फोकस करो, फोकस ऑन योर डिफरेंट स्किल्स जो भी तुम ग्रो करना चाहते हो। बट इफ योर मोटो इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो बड़ी कंपनीज ने इस बार अच्छे फिल्टर्स लगाए थे। मेरे को पहली बार मैं जब से कॉलेज आई थी, मैं अपनी यंगर सिस्टर को कह रही थी शी विल बी इन 10th स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर, तो मैं कह रही थी 10th बोर्ड के कोई मार्क्स नहीं पूछता है, 10th बोर्ड के कोई मार्क्स नहीं पूछता है, 12th के भी नहीं पूछता है। अगर कॉम्पिटिटिव में जाना है तो तुम्हें क्लैट में जाना है, क्लैट स्कोर पूछेंगे, तुम्हें जेई नीट करना है, जेई नीट स्कोर पूछेंगे, तो बोर्ड्स को ज्यादा मतलब सीरियस मत लो। फिर आई हमारे कॉलेज में एचपी, जिसमें क्राइटेरिया 10th में 80 से ज्यादा, 12th में 80 से ज्यादा, एंड CGPA भी आई थिंक 8.5 above or something. I think that was the day I realized, अच्छा 10th बोर्ड के मार्क्स काम आएंगे। मैंने उसी दिन अपनी बहन को कहा कि भाई 10th में भी अच्छे लाने, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आते। So if your motto is on campus placements, तो बैक्स मत रखो, not a good idea, and not a good idea to go below 8.5. 8.5 कंपनीज क्राइटेरिया रख ही रही है। In any case, if you are thinking of building your career in IT or CS or something like that, तो रिसेशन आ चुका है, तो फिल्टर ऐसे ही लग रहे हैं। जो पहला फिल्टर लगता है वो आपकी CGPA लगती है। इमेजिन यू आर सो गुड एट कोडिंग, इमेजिन आपकी लीड कोड की स्ट्रीक अच्छी चल रही है, आपका गिटहब पूरा पड़ा है, बट CGPA 7.5 थी, तो आपसे कम डिजर्विंग बच्चा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने RTO के आंसर्स अच्छे लिखे थे। दैट्स द थिंग। ऐसा हुआ भी हो सकता है, हुआ अभी भी। बस बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए थे जो मुझे पता था कि यार ये तो बहुत अच्छे सीनियर है, एंड उनका ऐसा नहीं था CGPA कम चल रहे हैं, उनकी तो 10th की कम थी, 12th की कम थी। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ये छोटी छोटी चीजें, बाद में रिग्रेट आता है। मैम आपने ना ये तो बताया पढ़ना, लेकिन ऐसा भी चलता है ना अपने कॉलेजेस में कि 1 महीने या 7 दिन पहले पढ़ लो, पूरे सेम तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 1 महीने 7 दिन पहले पढ़ लो, हो जाता है काम। तो कितना सच है? लाइक मैंने भी किया है, बट मेरे को फिर भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो 1-2 क्लासेस पे, अगर क्लास जा रहे हो तो ध्यान दे ही लो। मतलब क्लास जा रहे हो तो ध्यान दो, नो डाउट। लाइक मेमोरी पे डिपेंड करता है। मेरी मेमोरी ऐसी है नहीं कि मैं क्लास गई हूँ, मैंने ध्यान दिया और मुझे पूरा याद रह गया, टू बी ऑनेस्ट। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी क्लास भी बीच बीच में मिस हो जाती है। तो मैंने एक टॉपिक पहले क्लास में देखा हो, फिर 3 दिन बाद में जाती हूँ, वो टॉपिक पूरा ही बदल चुका होता है। तो यस, क्लास वाला फैक्टर आपके काम आ रहा है तो दैट्स गुड। बाकी अगेन बात आ जाती है लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट, शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हम खुद इतने समझदार हमें पता होता है कौन से सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स है हमारे। एंड मोमेंट पे पढ़ोगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सब में। वाई? बिकॉज जब अपन एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट कम होता है, हमें पता होता है टाइम कम है, हमारा ब्रेन फोकस ज्यादा रहता है, राइट। हमारे अंदर अलग ही एड्रेनलिन सीक्रेशन बढ़ जाता है कि नहीं अब तो पढ़ना ही है। तो नो डाउट वो तुम पढ़ के लाओगे, वो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बट आई डोंट थिंक सो, इफ यू हैव रियलाइज्ड और नॉट, तुमने जो भी एंड मोमेंट पे पढ़ के दिया होता है ना एग्जाम, तुम एग्जाम देते हो, तुम बाहर आते हो, जैसे ही तुम्हारा माइंड उस चीज से रिलैक्स हो गया कि यार अब एग्जाम दे आया, सब उड़ जाता है। यू डू नॉट रिमेंबर द टॉपिक्स, यू डू नॉट रिमेंबर अ सिंगल थिंग। तो मुझे एग्जाम की जस्ट बात ही पूछ लेना, जो क्वेश्चन तुम बिल्कुल सही करके आए हो, बट अगर तुमने वो शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ा होगा, शॉर्ट टाइम में पढ़ा होगा, तो कहोगे यार भाई सच में नहीं पता कैसे करा था, कर लिया था उस समय, नहीं पता कैसे करा था। तो यही है, बुरा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स अगर हमें लगता है कि हाँ हम सच में कभी काम नहीं लेने वाले, रिसर्च कर लो थोड़ी सी, उन सब्जेक्ट को पढ़ लो शॉर्ट टर्म के लिए, पूरा साल उस पर लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैं अगर मेरी बात कहूँ, मैं किसी सब्जेक्ट को ऐसे इंफीरियर देखती नहीं हूँ, बट यस, जो कम्युनिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि हाँ मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है एट दिस मोमेंट, तो वो मैं नहीं पढ़ती हूँ पूरे साल। 7 दिन पहले क्या, मैं RTO के 1 दिन पहले पढ़ती हूँ वो वाले सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो मुझे लगता है कि यार वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम चल जाएगा, मैं उसे भूल भी गई तो मुझे अभी नुकसान नहीं होने वाला। बट यार अगर मैं DSA जैसा सब्जेक्ट है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लेके चलूंगी, तो मुझे पता है बाद में इंटरव्यूअर तो मुझे ऐसे रिजेक्ट कर देगा। तो आई हैव टू फोकस, यार ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है तो मुझे इसको बार बार रिवाइज करते चलना ही है। देयर इज नो सेंस कि मैं उसे शॉर्ट टर्म कर रही हूँ तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैंने वो 7 दिन तो बर्बाद ही करे ना, बिकॉज उन 7 दिनों में जो मेमोरी बनी, दैट्स योर टेम्परेरी मेमोरी, वो कभी आपके साथ नहीं रहने वाली है। वो 7 दिन फिर आपके वेस्ट ही है। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को 7 दिन में पढ़ के मार्क्स ही ला रहे हो तो मार्क्स आ जाएंगे, बट देन यू वेस्टेड योर टाइम।
ओके मैम, एक चीज और होती है, पता है, जब जैसे आप यू आर इनटू टू मेनी थिंग्स लाइक, कई बार क्लाइंट्स भी आ जाते हैं 7 कलर्स के, तो आपको उस पर फोकस करना होता है, और ऐसे किसी टाइम पे या फिर उसी टाइम जो भी चल रहा है, आपका एग्जाम आ गया, तो ना कई बार आप किताब तो लेके बैठे हो, पर आपके बैक ऑफ द माइंड वही चीज चल रही है कि यार वो करना है, वो ऐसे ऐसे करना है, फिर अरे भाई पेपर है ये पढ़ ले, तो ये वाले सीन को कैसे तो करते हो? की बात कर रहे हो, आई थिंक हमारा एमपी का एग्जाम था, उससे एक दिन पहले थ्रेड्स जो था वो लॉन्च हुआ था, आरटीओ चल रहे थे और थ्रेड्स आ गया। नाउ थ्रेड्स वाज अ क्रेज। मैं काम कर रही हूँ एक सोशल मीडिया स्टार्टअप पे, तो कोई नया सोशल मीडिया ऐप आया है जो आते इतना बड़ा क्रेज हो गया। आई हैव एन एग्जाम नेक्स्ट डे, नॉट जस्ट मी, एवरीवन इज यूजिंग थ्रेड। हम सबको पता है कि एग्जाम है कल, हमें पढ़ना होना चाहिए अभी, बट सब थ्रेड्स पे डाले जा रहे हैं, ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स के बारे में बात करे जा रहे हैं। तो ये होता है, बट अब दो सजेशन होते हैं। जैसे क्लाइंट का काम आ गया, उसमें बताऊं, उस टाइप के डिस्ट्रैक्शन में, तो इफ दैट क्लाइंट का काम है सो नेसेसरी की डेडलाइन ही आई हुई है कल की, तो बेस्ट सोल्यूशन है इसकी पहले क्लाइंट का काम कर लो, राइट? बिकॉज क्लाइंट का काम आपको एक लिमिटेड टाइम ही रिक्वायर करेगा। सिलेबस से तो हर चीज ही लिमिटेड टाइम रिक्वायर करती है, टू बी ऑनेस्ट। सिलेबस ही होता है जो एंड मोमेंट तक चलता रहता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं लिमिटेड टाइम। तो अगर कोई काम आया जिसकी डेडलाइन आपके एग्जाम की डेट से क्लैश कर रही है, बेस्ट चीज उसे बिना टाले सबसे पहले उस काम को ही खत्म करो, ताकि आपके माइंड से एक चीज हट ही जाए। आपको ये तो पता ही है कि एग्जाम होएगा, तब तक मेरे को पढ़ना तो है ही, ये तो होएगा ही नहीं है। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता कि मेरा एग्जाम प्रिपरेशन किसी चीज से पहले खत्म होता है, मेरे बाकी काम भी पहले खत्म हो सकते हैं। तो व्हाट आई डू इज, जो काम खत्म हो सकता है पहले, मैं उसे पहले खत्म कर लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट वाइल प्रिपेयरिंग मेरा माइंड उसी में हो। थ्रेड्स आया था, वो काम नहीं था, बट स्टिल देखिए मैंने तो मेरे लिए टाइम बना लिया था कि यार नहीं विशाखा देख ले, क्योंकि बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। यू जस्ट कैन नॉट, यू नो, फोमो कह लो, यू जस्ट कैन नॉट मिस इट आउट, बट आधे घंटे से ज्यादा नहीं, बिकॉज यू हैव एन एग्जाम टुमारो। तो हाँ, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड।